नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, ज्वार भाटा जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और थे उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। कल हमने ज्वार भाटा के बारे में जाना कि ज्वार भाटा होता क्या है, ज्वार भाटा का अर्थ, परिभाषाएं जानी थी कि ज्वार भाटा आता कैसे है। तो समुद्री जल का स्तर ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और इसकी सर्वप्रथम व्याख्या आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन उनकी व्याख्या को माना नहीं गया। उसके बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर इसकी व्याख्या की थी। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के एक भाग पर गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करते हैं और वो जल को अपनी ओर खींचते हैं। वही पृथ्वी अपने आप को संतुलित करने के लिए दूसरी ओर से अपकेंद्रीय बल का प्रयोग लगाती है और वो अपने आप को संतुलित रखने का प्रयत्न करती है। इसे न्यूटन का संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था उपसौर अपसौर के बारे में। उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होती है वो स्थिति उपसौर के नाम से कहलाती है। उस वक्त सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी पृथ्वी पर अधिक लगता है। इस वजह से उस स्थिति में भी उच्च ज्वार आते हैं। आगे पढ़ा था हमने अपसौर। अपसौर के बारे में पढ़ा था। तो अपसौर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो अपसौर होते हैं वो सूर्य से पृथ्वी की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो अपसौर के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में हमने युति व्युति को पढ़ा। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को हम सिजगी के नाम से जाने जाते हैं। उसी में जो समी थी वो युति और जो सेम था वो व्युति था। इनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको और अच्छे से इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे पहले पार्ट को देखें। अब हम अध्ययन करने वाले थे, हमने कल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तक पहुंच गए थे और हमने कल की क्लास में, पिछली क्लास में यहाँ तक देख लिया था कि जो चंद्र ग्रहण है वो हमेशा किसको पड़ता है, वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा SEM, ये स्थिति किस नाम से जानी जाती है? व्युति के नाम से जानी जाती है। और जो समी था वो किस नाम से जानी जाती है? वो युति के नाम से जानी जाती है। यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी होते हैं तो वो युति के नाम से जानी जाती है। इसमें सूर्य ग्रहण पड़ेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को पड़ेगा। कब पड़ेगा? अमावस्या को, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं पड़ता। इसमें चंद्र ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं पड़ता। व्युति की स्थिति में ज्वार उच्च उत्पन्न होता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों अपना गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो ज्वार होता है वो उच्च उत्पन्न होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, इसीलिए जो ज्वार आते हैं वो क्या आते हैं? उच्च आते हैं या उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। जैसे सूर्य ने यहाँ से अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, चंद्रमा ने यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, तो यहाँ पर जो ज्वार आएगा वो उच्च ज्वार आएगा। आगे हमने पढ़ा था कि उच्च ज्वार किन किन परिस्थितियों में आते हैं। तो उच्च ज्वार दो परिस्थितियों में आते हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं हम। परिस्थिति 1, पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकंड, इन दो परिस्थितियों में उच्च ज्वार आते हैं। कैसे? ये हमारा सूर्य है और सूर्य अपनी जगह पर स्थित है। यह पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। अब इस परिक्रमा, और यह चंद्रमा का परिक्रमा पथ है। ये चंद्रमा का परिक्रमा पथ है कि चंद्रमा अपने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पे जब सूर्य के पास में, सूर्य और पृथ्वी क्या है? पास में है, तो इस स्थिति को हमने किस नाम से जाना जाता था? उपसौर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? उपसौर के नाम से। जब सूर्य के सर्वाधिक पृथ्वी स्थित होती है तो उस स्थिति को हमने उपसौर कहा था। यहाँ पे भी पृथ्वी पास में है, यहाँ भी पृथ्वी पास में है, तो ये स्थिति किस नाम से जानी जाती है? उपसौर के नाम से जानी जाती है, पहला। और दूसरा उपभू, यानी पृथ्वी के जब चंद्रमा सर्वाधिक नजदीक होता है तो वो स्थिति उपभू के नाम से जानी जाती है। दूसरा कंजक्शन, यानी कि युति, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं तो ये किस स्थिति के नाम से जानी जाती है? युति के नाम से जानी जाती है। जैसे SME, क्या हो गया? समी, यानी कि जो समी था वो युति। और ये स्थिति हमेशा अमावस्या को बनती है। जो पहली परिस्थिति है वो अमावस्या को बनती है। उपसौर, पृथ्वी
सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, उपभू पृथ्वी चंद्रमा के सर्वाधिक नजदीक है, द्युति तीनों एक सीध में है और ये स्थिति अमावस्या को बनेगी। ये तो थी हमारी पहली स्थिति। दूसरी परिस्थिति ये पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक है तो उपसौर के नाम से, पृथ्वी जब चंद्रमा के नज़दीक है तो उपभू के नाम से, और जब हमने देखा था कि जो सेम है उस टाइम कौन सी स्थिति होती है, व्युति। इसमें सब सेम है, बस ये याद रखना है, इसमें युति और इसमें व्युति। ये स्थिति हमेशा युति वाली अमावस्या को बनेगी। अमावस्या को क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और व्युति वाली जो परिस्थिति है वो हमेशा पूर्णिमा को बनेगी। ये दो परिस्थितियां ऐसी हैं जब विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। विश्व के सबसे उच्च ज्वार स्थिति 1 और स्थिति 2 दोनों में आते हैं। आपको कारण बता दिया क्यों आते हैं और अच्छे से जान लेते हैं। जब उपसौर व्युति उपभू होता है तो विश्व में उच्च ज्वार आते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा को होती है। जब उपसौर व्युति और उपभू, वहीं दूसरी स्थिति में उपसौर युति और उपभू होते हैं तो भी उच्च ज्वार आते हैं। एक स्थिति अमावस्या को बनती है और दूसरी स्थिति पूर्णिमा के दिन बनती है। स्थिति 2 जब उपसौर युति उपभू होता है तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ये स्थिति अमावस्या को होती है, क्योंकि इसमें उपसौर उपभू युति तीनों एक साथ बनते हैं, इसलिए उच्च ज्वार आते हैं। इसमें हमने जान लिया था, यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारा सूर्य है, यह हमारा मून है। जब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग अधिक होगा या गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा तो विश्व के ऊंचे ज्वार आएंगे। अब क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि विश्व में उच्च ज्वार किन परिस्थितियों में आते हैं। ऑप्शन ए उपसौर अपसौर युति उपभू ऑप्शन बी व्युति उपसौर अपभू उपभू, ऑप्शन सी उपसौर उपभू युति व्युति, ऑप्शन डी अपसौर अपभू युति और उपभू। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे बताओ, कमेंट में बताना कि इसका आंसर कौन सा है। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार किस परिस्थिति के अंदर आएंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, इसे आपको बताना है। आगे निम्न ज्वार। अब ये तो था हमारे विश्व के उच्च ज्वार किन परिस्थितियों में आए थे। अब हम देखेंगे कि जो निम्न ज्वार हैं वो किन परिस्थितियों में आते हैं। तो निम्न ज्वार ये स्थिति वह होती है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण का निर्माण करती हैं या 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस स्थिति में निम्न ज्वार आते हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारे सूर्य हैं और ये हमारा चंद्रमा है। जब ये तीनों समकोण का निर्माण करते हैं या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इस स्थिति में निम्न ज्वार आते हैं। अब निम्न ज्वार आते किस स्थिति को है, तो निम्न ज्वार सप्तमी या अष्टमी को आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न ज्वार कब आते हैं। अगर ऑप्शन में दे रखा हो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा समकोण पर हो, जब दूसरा ऑप्शन दे रखा हो सप्तमी या अष्टमी को आते हैं। तो दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो 90 डिग्री समकोण वाला या फिर सप्तमी या अष्टमी को। कब आते हैं, सप्तमी या अष्टमी को। जो निम्न ज्वार की स्थिति है वो कब बनती है, सप्तमी या अष्टमी के दिन। इतना आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है, जो सामान्य ज्वार होते हैं, सामान्य ज्वार की तुलना में कितनी कमी होती है, 20% की कमी होती है। पूछा जाता है निम्न ज्वार में एक सामान्य ज्वार की तुलना में कितनी कमी पाई जाती है, कितने % की कमी पाई जाती है, तब हमारा आंसर होता है 20% की कमी पाई जाती है। आगे दैनिक ज्वार, ये तो हमने पढ़ लिया था निम्न ज्वार। निम्न ज्वार में क्या होता था, जब पृथ्वी समकोण का निर्माण करती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण का निर्माण करते हैं, उस स्थिति में कौन से होते हैं, उस स्थिति में हमारे निम्न ज्वार आते हैं और इसमें सामान्य ज्वार की तुलना में 20% कमी पाई जाती है। दैनिक ज्वार किसी एक स्थान विशेष पर एक दिन में ज्वार का आना दैनिक ज्वार कहलाता है। दैनिक यानी दिन का, ज्वार यानी कि ज्वार का आना। किसी स्थान विशेष पर एक दिन में एक ज्वार का आना दैनिक ज्वार कहलाता है। दूसरा अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार क्या होता है, वो होता है किसी स्थान विशेष पर एक दिन में 2 बार
अर्धदैनिक यानी कि आधा दिन। एक दिन स्थान विशेष पर एक दिन में 2 बार ज्वार का आना क्या कहलाता है? अर्धदैनिक ज्वार कहलाता है। एक और है मिश्रित ज्वार। जब अर्धदैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, जब अर्धदैनिक ज्वार में एक ज्वार की ऊंचाई उच्च हो और एक ज्वार की ऊंचाई निम्न हो तो इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ज्वार के नाम से जाना जाता है। पहला पढ़ा था निम्न ज्वार सप्तमी अष्टमी को आएगा, सामान्य ज्वार की तुलना में 20% कमी होगी, ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण का निर्माण करेंगे। उसके बाद पढ़ा था हमने दैनिक ज्वार, किसी स्थान विशेष पर एक दिन में जो ज्वार आता है दैनिक ज्वार कहलाता है। उसके बाद पढ़ा था अर्धदैनिक ज्वार कि किसी स्थान विशेष पर एक दिन में 2 ज्वार का आना अर्धदैनिक ज्वार के नाम से जाना जाता है। तीसरा पढ़ा था हमने जो मिश्रित ज्वार है, किसी एक ज्वार की ऊंचाई उच्च और दूसरे की निम्न होना, यह तो मिश्रित ज्वार के नाम से जाना जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे, इससे इंपोर्टेंट फैक्ट्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूं। इंपोर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले पूछा जाता है कि विश्व का वह कौन सा स्थान है जहां पर 4 बार ज्वार आते हैं? विश्व का एकमात्र स्थान है साउथहैम्पटन, जहां विश्व में एक दिन में 4 ज्वार आते हैं या 4 ज्वार आते हैं। अब 4 ज्वार आते कैसे हैं? 4 ज्वार, जैसे ये यूनाइटेड किंगडम का साउथहैम्पटन स्थान है, साउथहैम्पटन के इधर उत्तरी सागर और दूसरी तरफ इंग्लिश चैनल। उत्तरी सागर से आते हैं 2 बार, 1 और 2, एक बार उत्तरी सागर, दूसरी बार उत्तरी सागर, यानी उत्तरी सागर से भी 2 बार आएगा, इंग्लिश चैनल से भी 2 बार आएगा। यानी कि साउथहैम्पटन विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। उसका कारण है 2 बार उत्तरी सागर से, 2 बार इंग्लिश चैनल से, यहां पर ये ज्वार आते हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरा, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कनाडा देश के तटीय क्षेत्र में अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसमें क्या है कि विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार, आपसे पूछा जाता है विश्व में 4 बार ज्वार कहाँ आता है? साउथहैम्पटन। विश्व में के सबसे ऊंचे ज्वार तो फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, कनाडा देश के तटीय क्षेत्र में। इतना याद रखना। आगे है हमारा लॉरेंस क्षेत्र। लॉरेंस क्षेत्र, अब ये क्यों बताया है? इसीलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर 1950 के दशक में फ्रांस देश के लॉरेंस नामक स्थान पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का कार्य किया गया था। जो फ्रांस देश का लॉरेंस क्षेत्र है उसमें 1950 के दशक में क्या किया गया था? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया था। ये तो हमने विश्व के जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते थे उनके बारे में अध्ययन किया। अब हमारे भारत के सापेक्ष में इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत के सापेक्ष में तात्पर्य है कि जो भारत का जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी भारत के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। पूछा जाता है भारत के सापेक्ष में कि भारत के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? तो खंबात की खाड़ी में भारत के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। और ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता है। जब सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आएंगे, तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता भी क्या होगी? सर्वाधिक होगी। आगे दूसरा है दुर्गा दोयामी क्रीक। दुर्गा दोयामी क्रीक पश्चिम बंगाल में है और भारत ने यहाँ पर प्रायोगिक स्तर पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र स्थापित किया है। जो पश्चिम बंगाल का दुर्गा दोयामी क्षेत्र है उस पर प्रायोगिक स्तर पर भारत ये ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का कार्य कर रहा है। भारत में 2 क्षेत्र हैं। पहला खंबात की खाड़ी, जहाँ पर सबसे उच्च ज्वार आते हैं और जहाँ उच्च ज्वार आते हैं वो ज्वारीय ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता भी अधिक है। दूसरा दुर्गा दोयामी क्रीक जो पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर भारत ने प्रायोगिक स्तर पर क्या किया है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र स्थापित किए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और सिद्धांतकार हैं और सिद्धांतों के नाम हैं। पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने 1687 में सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत। न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था। 1755 में लाप्लास ने, पूछा गया है 1755 में लाप्लास ने गतीय सिद्धांत दिया था। पूछा जाता है गतीय सिद्धांत किसने दिया था और कब दिया था? तो गतीय सिद्धांत 1755 में लाप्लास के द्वारा दिया गया था। हालांकि न्यूटन वाला सबको याद होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत
न्यूटन ने दिया था, लेकिन कभी कभी सन पूछ लेते हैं कि कब दिया था, तो 1687 में। आगे 1833 में विलियम बेबल, 1833 में विलियम बेबल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया है। अभी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था विलियम बेबल ने। कब दिया था? 1833 में। दूसरा 1904 यह दिया था आर ए हैरिस ने। किसने दिया था? आर ए हैरिस ने। कौन सा? स्थैनिक तरंग सिद्धांत। कौन सा दिया था? स्थैनिक तरंग सिद्धांत दिया था 1904 हैरिस ने। तो याद रखना, आपसे पूछ ले कभी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बल का सिद्धांत 1687 में। उसके बाद 1755 में लाप्लास ने दिया था गतीय सिद्धांत। 1833 में विलियम बेबल ने दिया था प्रगामी तरंग सिद्धांत, और 1904 में आर एस हैरिस ने दिया था स्थैनिक तरंग सिद्धांत। ये तो हमारे ज्वारभाटा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे उन सभी का हमने अध्ययन किया है। आप चाहो तो इनका एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर सकते हो। समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था ज्वार भाटा के संबंध में कि ज्वार भाटा उच्च उत्पन्न क्यों होते हैं, इसका कारण क्या होता है। फिर हमने न्यूटन की परिभाषा के बारे में जाना था कि न्यूटन ने कहा था कि एक निश्चित क्रम में पृथ्वी में निश्चित अंतराल में जो जल का स्तर ऊपर उठता है उसे ज्वार, और जो नीचे आता है उसे भाटा के नाम से जानते हैं। किसी एक स्थान विशेष पर जब ज्वार आता है तो उसी स्थान विशेष पर 12 घंटे 26 मिनट बाद पुनः ज्वार आता है। और पृथ्वी के एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग होता है, दूसरी तरफ अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है, जिससे पृथ्वी को संतुलन रखा जाता है, और ये न्यूटन का साम्य संतुलन का सिद्धांत भी कहलाता है। उसके बाद में पढ़ा था हमने उपसौर अपसौर के बारे में। उपसौर अपसौर के बारे में पढ़ा था हमने कि जो पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होती है यह स्थिति कहलाती है उपसौर के नाम से, और जब सर्वाधिक दूरी पर स्थिति होती है तो यह कहलाती है अपसौर के नाम से। यह स्थिति बनती है 4 जुलाई को, और यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को बनती है, और इसमें 945 50, इसमें 900 उपसौर में 915 50, और अपसौर में 945 50। ये हमारे पृथ्वी की सूर्य से दूरी होती है। इस स्थिति में सूर्य सर्वाधिक दूर होता है और इस स्थिति में सर्वाधिक पास होता है। आगे हमने पढ़ा था कि जो उसके बाद में उपभू अपभू में उपभू और अपभू के बारे में हमने जाना था। नए पेज में देख लेते हैं, 1 मिनट। उपभू यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है, ये मून है, ये सर्वाधिक नज़दीक है, तो ये स्थिति उपभू के नाम से जानी जाती है। और जब पृथ्वी के चंद्रमा सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है तो इसे अपभू के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी जब पास होगी चंद्रमा के तो उपभू, और जब सर्वाधिक दूर होगी तो अपभू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पढ़ा था हमने युति ब्यूति में सीधा याद रखना है, इसको लेके जाना है समी के पास, इसको लेके जाना है सैम के पास। यानी कि सूर्य अपनी जगह पर स्थित रहेगा, पृथ्वी और चंद्रमा अपने अपने स्थान बदलेंगे। इस स्थान ये हमेशा अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को। और ब्यूति होती है पूर्णिमा को। ब्यूति की स्थिति कब बनती है? पूर्णिमा को। इसमें अमावस्या को होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण पड़ता है। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या को। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता। दूसरा ब्यूति पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। याद रखना, अगर भूल जाते हो कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है या अमावस्या को, तो याद रखना पूर्णिमा यानी कि जब रात होगी तभी क्या होगा? तभी ये चंद्र ग्रहण होगा। रात में ही आएगा चांद, ऐसा तो है नहीं कि दिन में निकल के आ गया। और अमावस्या सूर्य ग्रहण, सूर्य ऐसा तो है नहीं कि कभी रात को निकलेगा। तो ये सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। 2 होते हैं, एक तो
अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। ये स्थिति युति के नाम से कहलाती है, व्युति के नाम से कहलाती है। कैसे? जैसे ये सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सेम, यानी कि व्युति सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। ये स्थिति किस नाम से जानी जाती है? ये युति के नाम से और ये व्युति के नाम से, व्युति के नाम से जानी जाती है। इस स्थिति को हम एक और नाम देते हैं, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इसको सिजगी कहा जाता है। कई बार पूछा भी गया है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को क्या नाम दिया जाता है? तो इस स्थिति को सिजगी का नाम दिया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो हमारा ज्वार भाटे हैं वो किस स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं। उसकी स्थिति हमने देख ली थी कि जब उपभू होगा तब क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। जब उपसौर होगा तब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अधिक लगेगा। क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। जब युति होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, और जब व्युति होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। एक बात और कि युति व्युति, ये युति हमेशा अमावस्या को और दूसरा व्युति पूर्णिमा को। तो इस स्थिति में जो ज्वार होते हैं वो अमावस्या को भी ऊंचे ज्वार आते हैं और पूर्णिमा को भी ऊंचे ज्वार आते हैं। यानी कि विश्व के जब सबसे ऊंचे ज्वार आएंगे तो वो स्थिति कौन सी होगी? या तो अमावस्या होगी या पूर्णिमा होगी। वैसे सामान्य ज्वार तो आते रहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था निम्न ज्वार। निम्न ज्वार क्या होता है? निम्न ज्वार ये होता है, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। जब ये और चंद्रमा जब इस स्थिति में होंगे, तीनों 90 डिग्री के एंगल पर होंगे या 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, इस स्थिति में क्या आएगा? हमेशा निम्न ज्वार आएगा। क्या आएगा? निम्न ज्वार आएगा। और ये निम्न ज्वार कितना कम रहता है? सामान्य ज्वार की तुलना में 20% की कमी होती है। इसमें कितनी कमी होती है? 20% की कमी होती है। यह स्थिति कब बनती है? सप्तमी या अष्टमी को। कब बनती है? सप्तमी या अष्टमी को यह स्थिति में निम्न ज्वार आते हैं। उसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना था, जैसे कि साउथहैम्पटन जो यूके के स्थित है, इसमें 4 बार ज्वार आते हैं और 2 बार उत्तरी सागर से, 2 बार इंग्लिश चैनल से। इसके बाद में हमने पढ़ा था फंडी की खाड़ी। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में और कनाडा देश में के तटीय क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में हमने भारत के सापेक्ष में बात की थी। भारत के सापेक्ष में यह था कि जो हमारा जो खंबात की खाड़ी थी वहाँ भारत के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, और जो हमारी दुर्गा दोयामी क्रीक थी पश्चिम बंगाल में, उसमें ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रायोगिक स्तर किया गया है। सबसे ऊंचे ज्वार खंबात की खाड़ी में, प्रायोगिक स्तर पर कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल दुर्गा दोयामी क्रीक में। जबकि सर्वाधिक क्षमता देखी जाए तो वो कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। इसके बाद में हमने अध्ययन किया था कि जो ज्वार होते हैं वो आते किस वजह से हैं। तो हमने देख लिया था कि जब उपसौर होगा तब अधिक ज्वार आएंगे, जो उपसौर होगा तब अधिक ज्वार आएंगे। क्योंकि अपसौर, इनको और क्लियर कर लेते हैं, अपसौर और अपभू को। अपसौर और अपभू में एक समस्या ये होती है कि इसमें सूर्य जो होता है वो सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है। इस वजह से इसका क्या होता है? इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो कम लगता है। अपभू में जो चंद्रमा होता है, अपभू में जो चंद्रमा होता है वो सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है। इस वजह से क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका मान कम लगता है। दोनों में ये होता है। इस वजह से इस स्थिति में ज्वार उच्च नहीं आते। कौन सी परिस्थिति में आते हैं? जब इसका विपरीत हो जाए, उपसौर, और अपभू का उपभू हो जाए, उस स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं। यह थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने ज्वार भाटा को बहुत ही अच्छी तरीके से जाना है। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड कर रखी है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। जो
कल और अच्छी तरीके से समझाया गया था ज्वार और भाटा को। उम्मीद करता हूं को आपको ये वीडियो पसंद आती होगी, पसंद आ रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब हमें अंदर से मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम और मेहनत कर सकें। 42 डिग्री टेम्परेचर में फ़िलहाल कल भी बताया था मैंने कल की क्लास में कि जो हमारी टेक्निकल इशू की वजह से जो एसी है तो थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है, पर आप लोगों का साथ मैं चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का साथ रहा तो ये गर्मी का अच्छे हम तूफानों से टकरा जाएंगे। तो आपसे एक बार फिर कि प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको नीचे जो पट्टी दिख रही है जिस पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तो इन नंबरों पर हमें संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।